हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बीजेटी का काफी सारा लेक्चर हो चुका है। आई थिंक 4 लेक्चर हो चुका है। ये 5वां लेक्चर है, 4 या 5 हो चुका है। ठीक है, तो बीजेटी के एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि बीजेटी अब खत्म होने वाला है। तो आज का जो लेक्चर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आज देखेंगे इसका कर्व, यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपके कॉलेज में लैब में करवाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका इनपुट और आउटपुट देखा जाता है। एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, इन सारे मोड में क्या होता है वो सारा का सारा लैब में देखा जाता है। तो लैब वाला फीलिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं उसके ग्राफ के थ्रू, उसके सारे कर्व के थ्रू। तो चलिए देखते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मार्कर ले लेते हैं। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आज लेक्चर है, जो कि आज एंड लास्ट ही होगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट पोर्शन का। ठीक है, न्यूमेरिकल जो कि बहुत जरूरी है। तो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते क्यों, बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते क्यों है। जैसा कि बीजेटी के इनपुट आउटपुट उसके करंट गेन से, जो कि अल्फा और बीटा था, उससे काफी कुछ हमको पता चलता है। लेकिन अल्फा और बीटा इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। वो आपको रेजिस्टेंस नहीं बता देगा। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सारा चीज अल्फा और बीटा नहीं बता पाएगा। तो अल्फा और बीटा सफिशिएंट नहीं है आपको पूरा का पूरा बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, पूरा जो बीजेटी का व्यवहार है वो आपको बताने में असक्षम है अल्फा और बीटा। इसलिए आगे बढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच, जो आपको इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस बताने में कैपेबल है। तो चलिए देखते हैं इसके एक एक पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप इसके डेप्थ में पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा डू नॉट कंप्लीटली डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर। अल्फा और बीटा ट्रांजिस्टर के पूरे बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं करता है, ये पूरा सक्षम नहीं है। इसके लिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। Many more details can be studied with the help of curves which relate the transistor current and voltage। तो आगे हम इसके कर्व के बारे में जानेंगे, कर्व यानी ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, These curves are known as characteristics curve। ये कर्व को कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बतलाता है। ठीक है, 2 सेट होता है इन कर्व का, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इनपुट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भाग में देखते हैं। वहां पे बैटरी लगाएंगे, उसका जो नॉर्मल जो बायसिंग होता है, वो बायसिंग करने के बाद उसके हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या प्लॉट होता है। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, आउटपुट में जिस तरह का बायसिंग होता है उस बायसिंग को कर देते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, वोल्टेज को चेंज करेंगे, करंट को चेंज करेंगे, तो देखेंगे कि क्या चेंजेस उसमें आ रहा है, किस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, तो 2 तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया जा सकता है, प्लॉट किया जा सकता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो यहां पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को कैसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, कैसा वो दिखेगा ग्राफ पे, वो चलिए देख लेते हैं कैसे दिखेगा। These curves give the relationship between input current and input voltage for a given output voltage। ठीक है, सबसे पहले यहां पे क्या करना है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट को फिक्स कर देना है। उसके बाद इसमें चेंजेस लाना है। उसके बाद चेंज करने के बाद, इसके वोल्टेज में चेंज करने के बाद, इनपुट वोल्टेज में चेंज करने के बाद किस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच का रेशियो होता है। These curves give the relationship between output current and the output voltage। ठीक है, for the given input current। ओके, तो ये होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच ड्रॉ करते हैं। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। तो इन सब को अगर कंपेयर करें तो हर केस में इनपुट अलग अलग होगा।
कॉमन एमीटर के केस में इनपुट आउटपुट अलग होगा, कॉमन बेस के केस में इनपुट आउटपुट अलग होगा, कॉमन कलेक्टर के केस में इनपुट आउटपुट अलग होगा। ठीक है, वो तो बात क्लियर है क्योंकि आपको इतना सारा कॉन्फ़िगरेशन बताया जा चुका है। ठीक है, these two set of characteristics curve completely describe the static operation of transistor depending upon the configuration। ठीक है, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा, चाहे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो चाहे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा। थोड़ा सा सिमिलैरिटीज हो सकता है लेकिन बिल्कुल तीनों एक दूसरे से अलग होगा, लेकिन सिमिलैरिटीज भी होंगे। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन द केस ऑफ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन द केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन द केस ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों का हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेपी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेपी इन द केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि बेस को कॉमन लिया गया है। ठीक है, दीज कर्व गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एमीटर करंट एंड वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? एमीटर टू बेस वोल्टेज। ठीक है, तो फोकस किसमें करना है? यहां पे इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज यही पे हुआ, यही वाला हुआ। ठीक है, कौन सा? एमीटर करंट और VEB, एमीटर टू बेस वोल्टेज, जो बाइसिंग करने के वक्त लगाते हैं। ठीक है, फॉर कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, तो इस वोल्टेज को जो जंक्शन J2, जंक्शन 2 दूसरा जंक्शन के पास लगा हुआ है, बैटरी, ये है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, इस वोल्टेज को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस कर्व गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द कलेक्टर करंट IC एंड द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज VCB। ठीक है, इन दोनों के बीच का कर्व होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यही दोनों आउटपुट होते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल। फॉर अ कांस्टेंट एमीटर करंट, यहां पे एमीटर करंट को कांस्टेंट रखते हैं, और इसमें कांस्टेंट क्या रखते हैं? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। कौन सा वोल्टेज को? VCB, यानी कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को। दीज कर्व्स आर नोन एज कलेक्टर कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, तो चलिए सबसे पहले सर्किट लेंगे, जो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि हम उसको रेगुलेट कर सके, उसके वोल्टेज को, उसके करंट को हम अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर सके। तो यहां पे देखिए, ये है कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर का लगा हुआ है। ठीक है, ये कॉमन बेस, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। आउटपुट इनपुट आपको दिख रहा है, कलेक्टर है आउटपुट में, बेस तो कॉमन है, इधर एमीटर है इनपुट साइड में। ठीक है, अब यहां पे एमीटर लगा हुआ है जो क्या मेजर करेगा? एमीटर करंट को मेजर करेगा। यहां पे अमीटर लगा हुआ है जो क्या मेजर करेगा? कलेक्टर करंट को मेजर करेगा। यहां पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो क्या करेगा? VCB, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड बेस को मेजर करेगा। और यहां पे क्या लगा हुआ है? वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो क्या मेजर करेगा? VEB, वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस, एमीटर एंड बेस। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे देखा जा रहा है, आप यहां पे एक बैटरी लगाना होगा। VEB वोल्टेज कब अप्लाई होगा? जब हम बैटरी लगाएंगे। बैटरी कौन सा लगाया हुआ है? VEE। ठीक है, और इस साइड VCB पे वोल्ट, जो भी वैल्यू है VCB, वोल्ट बैटरी लगाया हुआ है, बैटरी का नाम क्या है? VCC। ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ जनरलाइज्ड फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे VCC बैटरी अप्लाई किया हुआ है, और साथ में पैरेलल में यहाँ रजिस्टर लगाया हुआ है। यहां भी देख रहे हैं पैरेलल में रजिस्टर लगाया हुआ है। ये है वेरिएबल रजिस्टर, यहां पे एरो लगाया हुआ है, और ये है वेरिएबल रजिस्टर। जब हम VCC बैटरी लगाया है, कोई भी मान लेते हैं ये 5 वोल्ट का बैटरी है, मान लेते हैं ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इस रजिस्टर पे आ रहा है। यहां पे देख रहे हैं VEB वोल्टेज, पूरा का पूरा वोल्टेज जो है रजिस्टर पे आ रहा है। लेकिन हमको VEB यहां पे कितना अप्लाई करना है, एमीटर टू बेस जंक्शन पे कितना अप्लाई करना है, वो डिसाइड करेगा ये एरो। यानी कि इस एरो को हम ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, तो उसके हिसाब से वोल्टेज चेंज होगा VEB।
ऊपर करेंगे तो वोल्टेज ज्यादा बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो कम होगा। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है क्योंकि इस रजिस्टर पे पूरा का पूरा VEE आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जब इसको हम ऊपर करते हैं तो पूरा का पूरा रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे अपीयर होगा, रजिस्टर के पास जो भी वोल्टेज यहाँ से यहाँ आया है। ठीक है, अब इसको नीचे करेंगे तो इतना वाला पार्ट का ही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, उसी प्रकार इधर है, यहाँ पे अगर कनेक्टेड है तो यहाँ का जितना भी वोल्टेज है, अगर मान लीजिए VCC है, अगर ये 50% पे ये कनेक्टेड है तो VCC का हाफ वैल्यू, यानी कि मान लीजिए VCC है तो यहाँ पे VCC/2 वोल्टेज ही यहाँ पे आके अपीयर होगा कलेक्टर टू बेस में। ठीक है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया इसलिए गया है ताकि आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सके। ठीक है, यहाँ पे इसी का खेल ही है, तभी तो ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, तो चलिए इतना कुछ समझ में आ चुका है, अब आगे चलते हैं। अब ये बना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पता है आपको कि किसके किसके बीच है, प्लॉट किया गया है। एमीटर करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, और दूसरा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज VBE जो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे जो इसके बेस पे जो वोल्टेज पहुंच रहा है बेस एमिटर जंक्शन पे, वो पोटेंशियल है VEB। ठीक है, वो कौन बैटरी दे रहा है, VEE। कोई भी मैग्नीट्यूड XYZ मैग्नीट्यूड का होगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट जो भी होगा, लेकिन हम अपने हिसाब से यहाँ पे कम और ज्यादा कर रहे हैं और वो VEB यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या एक चीज रखा गया है, कलेक्टर यानी कि VCB, इस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है इस पॉइंट पे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट पे। यहां पर देखिए दीस कर्व कीप द रिलेशनशिप बिटवीन एमिटर करंट एंड VEB, एमिटर टू बेस वोल्टेज, और कांस्टेंट क्या रखना है यहाँ पे, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, यानी कि इस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है। तो यहां पे लिख देते हैं ये जो वोल्टेज है कांस्टेंट है, ये वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, इसको चेंज किया गया है, यहां पे एरो मार देते हैं जिससे ये पता चले कि ये वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वजह से एमीटर करंट में चेंजेस आएंगे। अब यहां पे देखिए वोल्टेज बढ़ाया गया, कौन सा वोल्टेज, VBE वोल्टेज बढ़ाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा जंक्शन J1 के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाते जा रहा है 0.2 0.3 0.4 0.5, लेकिन 0.5 और 0.6 के आसपास जैसे ही पहुंचते हैं जंक्शन J1 क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, उस समय कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को जो इस साइड है, इस साइड जो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है उस समय 1 वोल्ट रखा गया है। तो उस समय आपका ये वाला प्लॉट हुआ आपका ग्राफ। ओके, अब हम इसको चेंज करते हैं, पहले इसको हम रखे थे 1, अब हम इसको रख रहे हैं 10। ठीक है, अब इसको हम रख रहे हैं 10 वोल्ट। 10 वोल्ट रखने के बाद क्या होगा, उधर तो कांस्टेंट है 10 वोल्ट कांस्टेंट, तो इधर क्या कर रहे हैं, इधर तो हम चेंज कर रहे हैं, VEB को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो VEB को चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, फिर बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 0.4 0.5 पे, जैसे ही पहुंचता है ये कर्व ड्रॉ होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इस साइड इधर से इस साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस समय वोल्टेज कांस्टेंट कितना रखा गया है, 10 वोल्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंज लाते हैं, कलेक्टर करंट को दूसरे कांस्टेंट पे ले जाते हैं, कलेक्टर वोल्टेज को, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को, VCB को अब हम रखते हैं 20 वोल्ट पर। VCB को जैसे ही कलेक्टर करंट पे वो 20 वोल्ट पे रखते हैं, थोड़ा सा कर्व और डिफ्लेक्ट होता है और ये वाला कर्व बनता है। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, चेंजेस कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है, वो भी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज जो कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट वोल्टेज है, उसको चेंज करने के बाद। ठीक है, एक बार हम प्लॉट किए VCB को 1 वोल्ट रख के, एक बार प्लॉट किए VCB को 10 वोल्ट रख के, एक बार प्लॉट किए VCB को 20 वोल्ट रख के। बस इतना डिफरेंस हो रहा है कि ये चेंज होता जा रहा है। वो भी हो रहा है क्यों, अर्ली इफेक्ट के कारण, इफेक्टिव विड्थ ऑफ
जो बेस का इफेक्टिव विड्थ है उसमें बदलाव होने के कारण इस तरह का हो रहा है। ठीक है, ये टिल्ट होता जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बताया गया था आपको? इसमें ये बताया गया था दीज कर्व्स द रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट जो कि आउटपुट है कॉमन बेस में, ठीक है, और वीसीबी वोल्टेज जो कि इनपुट है, आउटपुट है किसका? कॉमन बेस के केस में। तो इसमें कांस्टेंट क्या रखना है? एमीटर करंट को कांस्टेंट रखना है, चाहे आप कैसे भी कांस्टेंट रखें। वी में चेंज ला के उसमें आप उसको चेंज करके एमीटर करंट को सेट करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बेस के केस में। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे -1 है। अब जब चले आए दूसरे साइड यानी कलेक्टर के साइड, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे जो वोल्टेज होता है एक्टिव मोड के केस में आपको बताया जा चुका है कि एक्टिव मोड के केस में जंक्शन J2 क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। ठीक है, सैचुरेशन के केस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है, और कट ऑफ के केस में क्या होता है? रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो वही तीनों मोड आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं एक्टिव मोड, सैचुरेशन, यहां रीजन के हिसाब से बताया गया एक्टिव रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन में प्लॉट हुआ है, और तीसरा यहां पे कट ऑफ रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन कब आता है? जंक्शन J1 क्या होता है? फॉरवर्ड बायस, और जंक्शन J2 क्या रहता है? रिवर्स बायस। ये कंडीशन होता है एक्टिव रीजन का। और सैचुरेशन में होता है जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस, जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस, दोनों फॉरवर्ड बायस होता है, यानी वोल्टेज VBE फॉरवर्ड बायस में रहता है और VCB फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, अब कट ऑफ में क्या होता है? जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायस कट ऑफ में, और J2 रिवर्स बायस। ठीक है, दोनों रिवर्स बायस होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सैचुरेशन रीजन की। सैचुरेशन रीजन में क्या है? जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस। ओके, वो तो फॉरवर्ड बायस तो ऑलवेज रखते हैं उसको फॉरवर्ड बायस, और जंक्शन J2 को भी फॉरवर्ड बायस रखा गया है। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा? वोल्टेज अप्लाई किया है, यहां पे VCB वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये हुआ कि कलेक्टर करंट वेरी 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 हाई होगा। J1 तो फॉरवर्ड बायस है ही, J1 से तो करंट फ्लो करेगा ही, और यहां J2 से भी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि J2 क्या है? फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस रहने के कारण कलेक्टर करंट बहुत हाई हो रहा है। सबसे पहला हम क्या करेंगे? एमीटर करंट को कांस्टेंट पे बांध देंगे, यानी कि सेट कर देंगे। एमीटर करंट जो होगा 0 मिली एम्पियर पर रखेंगे। एमीटर करंट को 0 मिली एम्पियर पर रखने के बाद क्या होगा? कलेक्टर करंट देखिए थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा करंट क्यों फ्लो हुआ है? थोड़ा सा करंट कलेक्टर करंट फ्लो हुआ है। क्यों फ्लो हुआ? क्योंकि वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं जो कि करंट फ्लो होने के लिए कैपेबल है। अब यहां पे क्या हुआ है? वोल्टेज को बढ़ाया, अब एमीटर करंट को सेट किए 1 मिली एम्पियर पर। ठीक है, एमीटर करंट फॉरवर्ड बायस होने के बाद ही तो आएगा, करंट फ्लो करेगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और इसमें 0 मिली एम्पियर फ्लो सेट किया हुआ है। 0 मिली एम्पियर का मतलब कि ओपन, 0 मिली एम्पियर का मतलब ओपन। ओके, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी एमीटर करंट को 1 मिली एम्पियर पर सेट कर दिएगा। तो 1 मिली एम्पियर पर जब सेट कर दिए, और ये सैचुरेशन रीजन में देखिए, सैचुरेशन रीजन में करंट फ्लो कर रहा है, वेरी वेरी हाई करंट। इसका देख रहे हैं एकदम सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये करंट बहुत रैपिडली फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां तक अभी उसका ध्यान देना है। जब
फॉरवर्ड बायस में रखा गया है इस वोल्टेज को, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को, जो सर्किट में इस साइड लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस में रखा गया। फिर सेट कर दिया एमीटर करंट को 2 मिली एम्पियर पर। ठीक है, करंट वेरी वेरी हाई फ्लो कर रहा है, और ये आपको ध्यान में रखना है कि इस साइड वाला जो VEB वोल्टेज है, बेस टू एमीटर, एमीटर टू बेस जो वोल्टेज है, जो फॉरवर्ड बायस है, वो तो फॉरवर्ड बायस है ही। फॉरवर्ड हम अभी किसको रख रहे हैं, सेकेंड साइड वाले को, यानी जंक्शन J2 को, जो वोल्टेज VCB है उसको चेंज कर रहे हैं। तो वेरी वेरी हाई करंट, वेरी वेरी हाई करंट 3 मिली एम्पियर रख दे, VB सेट कर देने के बाद 4 मिली एम्पियर सेट कर रहे हैं इस साइड एमीटर करंट को, तब इस तरह का करंट फ्लो कर रहा है, वेरी हाई चेंज कर रहे हैं। तो फिर इस साइड फिर 5 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट रख देते हैं एमीटर करंट को। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। जब हम 6 मिली एम्पियर सेट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ आपको सारा समझ में आ रहा है। ये है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है, कलेक्टर जंक्शन और एमीटर जंक्शन जो दोनों फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस रहने की वजह से करंट बहुत ही रैपिडली फ्लो कर रहे हैं। अब चलते हैं क्या, अब स्विच करते हैं सीधा रिवर्स बायसिंग की तरफ, यानी कि जंक्शन J2 को रिवर्स बायस करेंगे, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे, यानी कि अब माइनस में वो जाना शुरू होगा। यहां पे प्लस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको प्लस मानते हैं, फॉरवर्ड बायस जो कि VB है उसको हम फॉरवर्ड बायस को प्लस लेके चलेंगे, तो इधर माइनस, रिवर्स बायस को हम माइनस से डिनोट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको रिवर्स बायस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, इसका साइन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, रिवर्स बायस को हम माइनस से वैसे जनरली डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब रिवर्स बायस मोड में जा रहे हैं। ठीक है, तो करंट हो गया कांस्टेंट। अब 1 मिली एम्पियर पे सेट कर दिए एमीटर करंट को, तो करंट हो गया कांस्टेंट। जिस समय सैचुरेशन मोड में जब करंट पीक पे था, यानी कि जब 1 मिली एम्पियर सेट करते हैं तो उस समय 1 मिली एम्पियर पे कलेक्टर करंट था, और जैसे ही रिवर्स बायस किए वही करंट कांस्टेंट हो गया कलेक्टर करंट। ठीक है, रिवर्स बायस कर देने का मतलब ये है कि वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पे करंट जो फ्लो करेगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा। अब 3 मिली एम्पियर सेट कर देने के बाद जब सैचुरेशन मोड में 3 मिली एम्पियर पीक पर था कलेक्टर करंट, वही कांस्टेंट हो जाएगा, अब उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं होगा। जंक्शन J2 को जब एमीटर करंट 4 मिली एम्पियर पर करके हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तो उस समय 4 मिली एम्पियर तक जब जंक्शन J2 रिवर्स बायस था, सॉरी फॉरवर्ड बायस था, तो 4 मिली एम्पियर पीक पे पहुंचा था, फिर उसके बाद 4 मिली एम्पियर पे ही कांस्टेंट रह गया। जब सैचुरेशन मोड में एमीटर करंट को 5 मिली एम्पियर पर सेट करने के बाद सैचुरेशन मोड में, यानी कि फॉरवर्ड बायस जंक्शन J2 को रख के करंट चेक किया गया, तो 5 मिली एम्पियर तक पीक पर पहुंचा था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही रिवर्स बायस किए 5 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट हो गया। फिर वैसे ही एमीटर करंट को 6 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट किए, और जंक्शन J2 को जैसे ही जंक्शन J2 को रिवर्स बायस किए, और उससे पहले जब फॉरवर्ड बायस था तो पीक पे वो 6 मिली एम्पियर तक पहुंचा था, और जैसे ही जंक्शन J2 को रिवर्स बायस किए वो कांस्टेंट हो गया कलेक्टर करंट। ठीक है, 6 मिली एम्पियर पे फिक्स हो गया। यानी कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पे ये पता चल रहा है कि एमीटर करंट सैचुरेशन में जितना पीक पे आता है वही फिर कांस्टेंट हो जाता है रिवर्स बायस जब कर देते हैं जंक्शन J2 को, यानी कि एक्टिव मोड में जब पहुंचते हैं। एक्टिव मोड में क्या होता है, जंक्शन J1 फॉरवर्ड होता है और जंक्शन J2 रिवर्स, और इस केस में क्या हो रहा है, सैचुरेशन में जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस और जंक्शन J2 रिवर्स बायस। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कट ऑफ रीजन के बारे में। कट ऑफ में क्या होता है, जंक्शन J1 रिवर्स बायस, जंक्शन J2 रिवर्स बायस। अब यहां पे देख रहे हैं ये जो रीजन है, ये जो छोटा सा रीजन यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये जो रीजन है थोड़ा सा हाइट ले रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है,
वो जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, वो करंट फ्लो हो रहा है लीकेज करंट। ठीक है, लीकेज करंट की वजह से ये इतना इस तरह का ग्राफ प्लॉट हो रहा है, लीकेज करंट की वजह से। ओके, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं कॉमन एमीटर की तरफ। ठीक है, अब कॉमन एमीटर का कॉन्फ़िगरेशन में देख लेते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि एमीटर तो कॉमन हो गया, तो इनपुट और आउटपुट किसके किसके बीच बनेगा। These curves give the relationship between base current IB and base to emitter voltage VBE। यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को, यानी कि VCE को कांस्टेंट रखेंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ग्राफ बन रहा है। ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में these curves give the relationship between कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE, इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसमें कि हम बेस करंट को कांस्टेंट रखेंगे आउटपुट के टाइम में। ठीक है, तो चलिए यह है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर लिया गया है, यह भी बिल्कुल सेम है उसी की तरह। यह बताया जा चुका है रजिस्टर क्यों लगाया गया है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा, एमीटर लगाया है जो कि बेस करंट मेजर करेगा। यहाँ म्यू इसलिए लिखा हुआ है कि एमीटर करंट जो बेस करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है माइक्रो एम्पियर लेवल में ही रहता है, इसीलिए म्यू लगाया हुआ है यहाँ पे। यह मीटर लगाया हुआ है, यह कलेक्टर करंट को मेजर करेगा। यहाँ मिली इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह मिली एम्पियर में ही इसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब यहाँ वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि मेजर करेगा VCE वोल्टेज को, और यहाँ बैटरी लगा हुआ है VCC, यहाँ बैटरी लगा हुआ है VBE जो कि मैग्नीट्यूड है, उसके क्वांटिटी का कितना भी मतलब बैटरी लगा होगा जो वैल्यू है उसको हम यहाँ से मैनिपुलेट कर लेंगे, जितना चाहिए उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज है, बस यहाँ पे कॉमन एमीटर लिया गया है। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं और ग्राफ को देखते हैं। अब यहाँ पे है कॉमन एमीटर का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं है। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट किया गया है, बेस करंट और VBE वोल्टेज के बीच। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही 0.4 या 0.5 के नजदीक पहुंचता है वही सेम चीज होना शुरू होता है। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट किया गया, कॉमन एमीटर को 2 वोल्ट पे रखा गया वोल्टेज को, तो इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया थोड़ा सा यहां, फिर कॉमन एमीटर को 6 वोल्ट पे सेट किया गया, कांस्टेंट रखा गया, तो ग्राफ थोड़ा सा इधर टिल्ट हुआ। फिर कॉमन एमीटर वोल्टेज को 10 वोल्ट पे रखा गया, तो आप देख रहे हैं पहले यहां था, फिर इधर शिफ्ट हो गया, फिर इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये सब होता है अर्ली इफेक्ट के कारण, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के कारण। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये आसान है, बस यहाँ पे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जिस ब्रेकडाउन होते ही पहला जंक्शन फिर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ये है बेस करंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉमन एमीटर केस में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा होगा, वही जगह पे सैचुरेशन रीजन है, वही जगह पे एक्टिव रीजन है और वही जगह पे कट ऑफ रीजन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा सैचुरेशन रीजन है। ओके, ये क्या है, सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ये पूरा का पूरा सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है जंक्शन J1 और जंक्शन J2 भी फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि 0 वोल्टेज पर ही, जब वोल्टेज 0 होता है तो उस समय क्या क्या चेंजेस आते हैं, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। करंट इस केस में जब बेस करंट को हम 0 रख रहे हैं, करंट उस समय जब बेस करंट को हम 40 माइक्रो एम्पियर रख रहे हैं, करंट उस समय जब हम 80 माइक्रो एम्पियर पे हम फिक्स कर रहे हैं, करंट उस समय जब हम 120 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स कर रहे हैं, ये 160 माइक्रो एम्पियर पे सेट कर रहे हैं।
कांस्टेंट रखना था। कांस्टेंट इनपुट के केस में कांस्टेंट हम कौन वाला रख रहे थे, कांस्टेंट करेक्टर VCE को इनपुट आउटपुट। यहाँ पे बेस करंट को हम कांस्टेंट रख रहे थे, जो कि आपको पहले बता दिया जा चुका है, ठीक है। तो जब हम बेस करंट को 0 रखते हैं, यानी कि ओपन सर्किटेड रखते हैं, तो बहुत ही माइनर अमाउंट में करंट फ्लो करता है सैचुरेशन टाइम में, या फिर ये बोले कि फ्लो नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है सैचुरेशन रीजन का पार्ट, फॉरवर्ड बायस दोनों रखने के बाद भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है दोनों पार्ट में आ रहा है, एक्टिव रीजन में भी आ रहा है और रिवर्स बायस में भी आ रहा है। वो रीजन ऐसा रीजन है जो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है कि किस समय एक्टिव हुआ, किस समय सैचुरेशन रीजन में गया, क्योंकि सब उसी पार्ट में ही एक पर्टिकुलर टाइम में ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जब सेट किए हम बेस करंट को 40 माइक्रो एम्पियर पे, तब देखिए उस समय फॉरवर्ड बायस है, दोनों साइड फॉरवर्ड बायस है, तो करंट यहां तक पहुंचा, ठीक है। जब 40 माइक्रो एम्पियर सेट कर देने के बाद कलेक्टर करंट यहां तक पहुंचा, फिर उसके बाद जैसे ही एक्टिव मोड में गया, यानी कि रिवर्स बायस कर दिए जंक्शन J2 को, तब थोड़ा थोड़ा हाइट पकड़ना शुरू हुआ, मतलब कि करंट फ्लो होने का जो स्पीड था वो कम हो गया। कॉमन बेस के में आप देख रहे होंगे कि सैचुरेशन रीजन में जो पीक था वही कांस्टेंट करंट रह जाता था, कलेक्टर करंट, ठीक है, आउटपुट करंट। अब यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा सैचुरेशन रीजन से एक्टिव रीजन में जैसे ही जाता है, यानी कि जंक्शन J2 को रिवर्स बायस जैसे ही करते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा करंट हाइट पकड़ता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करंट इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाइट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाइट इंक्रीज हो रहा है। तो कॉमन बेस वाले और इस कॉमन एमिटर के केस में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा टिल्ट है ऊपर की तरफ, स्लोप है थोड़ा सा, तो ये चेंजेस है दोनों में, ये फर्क है कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर केस में। यहां भी देख लीजिए 80 माइक्रो एम्पियर जब फिक्स किए हैं बेस करंट, तब यहां पे देखिए करंट अचानक से बढ़ा है सैचुरेशन में, दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो करंट अचानक से बढ़ा है कलेक्टर करंट, और फिर उसके बाद धीमा पड़ गया है, ठीक है। कांस्टेंट तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा कांस्टेंट के आसपास ही धीरे धीरे करंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कलेक्टर करंट, ओके। फिर 120 माइक्रो एम्पियर सेट किए, तब उस समय सैचुरेशन में यानी दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो एकदम से करंट का रैपिडली करंट फ्लो हुआ, करंट का मैग्नीट्यूड यहां पे आया, फिर उसके बाद रुक गया, स्टॉप हो गया, और फिर धीरे धीरे करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ और इस तरह का ग्राफ प्लॉट हुआ। 160 में भी वैसे ही सैचुरेशन यानी दोनों फॉरवर्ड बायस है, उस समय करंट एकदम से इंक्रीज किया, फिर उसके बाद स्लोप डाउन हो गया और धीरे धीरे कम मैग्नीट्यूड के साथ करंट फ्लो हुआ, ओके। तो ये था कलेक्टर करंट। दोनों में सिमिलरिटीज बोल सकते हैं कि दोनों लगभग सेम है, बस चेंज यहां पे क्या है, चेंज यहां पे ये है कि एक्टिव रीजन में जाने के बाद भी यहां पे थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये है कट ऑफ रीजन, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कट ऑफ रीजन में करंट क्यों फ्लो करता है, लीकेज करंट के कारण, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा जो सारा कुछ मैंने आपको बताया है वही सेम चीज है, लिखा हुआ है यहाँ पे एक एक चीज। सबसे पहला पॉइंट है एज द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज यानी कि VCE इज इंक्रीज्ड अबव जीरो, जैसे ही जीरो से आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ये वाला वोल्टेज VCE जैसे ही जीरो को आगे बढ़ाते हैं, द कलेक्टर करंट इंक्रीजेज रैपिडली टू अ सैचुरेशन वैल्यू, जो कि अभी बता रहे थे, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो सैचुरेशन रीजन में है उस समय और करंट रैपिडली फ्लो होगा डिपेंडिंग अपॉन द
वैल्यू ऑफ बेस करंट। बेस करंट को आप जितना सेट कर रहे हैं कांस्टेंट पे, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अलग अलग आप वैल्यू रख रहे हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। 40 मिली एम्पियर का टाइम में यहाँ तक रैपिडली फ्लो हुआ, 80 माइक्रो एम्पियर का टाइम में यहाँ तक फ्लो हुआ, 120 के टाइम में यहाँ तक रैपिडली फ्लो हुआ सैचुरेशन रीजन में, 160 के टाइम में यहाँ तक फ्लो हुआ इसका पीक, ठीक है। वो था सैचुरेशन रीजन की बात, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट कलेक्टर करंट IC reaches to saturation value when CE is above 1 वोल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो सैचुरेशन रीजन है 1 वोल्ट में ही पूरा का पूरा सिमट गया है। तो 1 वोल्ट तक ही सारा जो रैपिड करंट फ्लो करता है 1 वोल्ट तक ही कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो चला जाता है एक्टिव रीजन में, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में चला जाता है और फिर शांत हो जाता है उसका रैपिड फ्लो करना, ठीक है। लगभग कांस्टेंट से थोड़ा सा चेंज, कांस्टेंट में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ग्राफ और इसमें थोड़ा सा स्लोप बना हुआ है, यानी कि करंट इंक्रीज कर रहा है कलेक्टर करंट, ठीक है। व्हेन कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE इज इंक्रीज्ड फर्दर द कलेक्टर करंट स्लाइटली इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे ही रिवर्स बायस में गया तो वैसे ही क्या हुआ, कलेक्टर करंट स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बात हो रहा है एक्टिव रीजन की। यहां पे क्या हो रहा है, स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हल्का सा स्लोप बन रहा है जैसे ही सैचुरेशन रीजन से एक्टिव रीजन में गए, ठीक है। यानी कि जब वो फॉरवर्ड बायस था जंक्शन J2 उसको हम रिवर्स बायस में कर दिए तब, ठीक है। ये आगे का जो वोल्टेज जा रहा है रिवर्स बायस का वोल्टेज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। कॉमन बेस में क्या था और पीछे की तरफ से शुरुआत हुआ था, ठीक है। दिस इंक्रीजेस द कलेक्टर करंट इज ड्यू टू फैक्ट दैट इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, ठीक है। इस वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद VCE वोल्टेज इंक्रीज करने की वजह से वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है व्हेन द बेस करंट इज जीरो। जब बेस करंट जीरो है, व्हेन द कट ऑफ की बात कर रहा है ये, व्हेन द बेस करंट इज जीरो अ स्मॉल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट। स्मॉल कलेक्टर करंट एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, वो स्मॉल कलेक्टर करंट लीकेज करंट की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन ट्रांजिस्टर इज सेट टू बी कट ऑफ, ठीक है, जो आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिए है, ठीक है। यह लीकेज करंट की वजह से इतना करंट फ्लो होता है, ओके। अब बात करते हैं कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच रिलेशन होता है, बेस करंट और बेस टू कलेक्टर वोल्टेज के बीच, इसके बीच हम ड्रॉ करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कॉमन क्या रखते हैं, VEC, एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं, कॉमन नहीं सॉरी कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच ड्रॉ होता है, बेस करंट एंड बेस टू कलेक्टर वोल्टेज VBC के बीच, ठीक है। वोल्टेज फॉर अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें क्या रखेंगे, IB को कांस्टेंट रखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यह है सर्किट, ये सारा का सारा सर्किट आपको पता है, अमीटर क्यों लगाया गया है, वोल्ट मीटर क्यों लगाया गया है, इधर वोल्ट मीटर क्यों लगाया गया, अमीटर क्यों लगाया गया, सारा बताया जा चुका है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है, ये क्यों लगाया गया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वही है क्यों लगाया गया, सब कुछ बताया जा चुका है, ओके। ये अब यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, 2 बार कर चुके हैं। अब यह है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच है, बेस करंट के बीच और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के बीच। तो इस तरह का ग्राफ बनता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कलेक्टर कॉमन कलेक्टर के केस में, ओके। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल सेम टू सेम है उसी के तरह, कॉमन एमीटर की तरह। ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, सैचुरेशन रीजन है। ये जो रीजन दिख रहा है ये पूरा का पूरा सैचुरेशन रीजन है, ओके। और ये पूरा का पूरा कट ऑफ रीजन, ये पूरा ये पूरा एक्टिव रीजन, नीचे वाला क्या है, कट ऑफ रीजन, ठीक है। यहां पे कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये डैश डैश वाला दिखाया हुआ है, बहुत
हल्के में दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। ये वाला जो रीजन है कट ऑफ रीजन है, ठीक है। सारा कुछ एक्सप्लेन किया जा चुका है, अब इसमें कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने को। तो ये था बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा न्यूमेरिकल, फिर चलेंगे एफईटी के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ, या फिर उसके बाद वाला लेक्चर एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।